Hello students. So today we are going to start new chapter gravitation. All of you know about the gravitation. In this universe, every object is attracted by another object, and that attraction force between the object is called gravitational force, and this property of object is known as the gravitation. So as we know, हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज दैट प्रॉपर्टी बाय विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट, बट वी कांट प्रैक्टिकली सी दिस फिनोमिना। इस फिनोमिना को हम प्रैक्टिकली नहीं देख पाते हैं। जैसे कि इस तरह से अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हमारे टेबल पर दो स्फीयर रख दिए मैंने, तो मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में चिपक जाएं। क्यों नहीं देख पाते हैं? इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक्चुअल में उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो हैवियर ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा दिखता है। जैसे अर्थ जो है बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, तो अर्थ पर सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, अर्थ जो है उन ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यानी इसको भी अर्थ अपनी तरफ खींचे हुए है, इसको भी अर्थ अपनी तरफ खींचे हुए हैं। तो ये दोनों ऑलरेडी फिक्स हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इनका आपस में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ जो है इन पर ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है, इसीलिए ये मुझे आपस में अट्रैक्ट होते हुए नहीं नज़र आते हैं। लेकिन अगर यही काम मैं फ्री स्पेस में जाकर करता हूँ, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर जाके करता हूँ, यानी कि स्पेस में अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, और जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे से टकरा भी जाते हैं। क्यों? एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो ये न्यूटन ने बताया कि हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। देयर इज अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, एंड दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब जो फोर्स लग रहा है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, किस ऑब्जेक्ट पर कितना वो फोर्स लग रहा है, उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारी बातों की डिटेल्स हमने किसने दी गई, न्यूटन ने ये सारी डिटेल हमें दी। तो उसके डिटेल देने पर बना न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यानी यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेड है, हर जगह वेरीफाइड है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो इस लॉ की हेल्प से हम क्या फाइंड करते हैं, यानी कि हमें ये तो मालूम है थ्योरेटिकली वी नो दैट द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बट वी डोंट नो हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर, ठीक है। थ्योरेटिकली हमें ये नहीं पता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करेगी। ये बात अब हमें जानना है इस लॉ के जरिए। तो ये लॉ बताता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर आकर डेफिनेशन खत्म हो रही है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ ये वर्ड आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा इसका मीनिंग सभी को पता होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि फोर्स जो है उनके मासेस, जो मासेस का प्रोडक्ट आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती है, तब इट मीन्स दैट वॉट एवर बी द चेंज इन द फर्स्ट क्वांटिटी लीड्स टू द सेम चेंज इन द सेकेंड क्वांटिटी। यानी कि अगर मैंने कहा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो जो चेंज x में होगा वही चेंज y में होगा। यानी अगर x को डबल करेंगे तो y डबल हो जाएगा, x को हाफ करेंगे तो y हाफ हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के, है ना। जैसे कि अगर मैंने कहा कि खर्चा, जैसे अगर मुझे कुछ चीज़ ख़रीदनी है, से परचेजिंग करनी है, मैं मार्केट गया तो मैंने क्या किया, ज़्यादा सामान परचेज़ किया तो मैंने ज़्यादा पे किया, मैंने कम सामान परचेज़ किया तो मैंने कम पे किया, है ना। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट की कॉस्ट, यानी एक पेन ख़रीदा मैंने 10 रुपये में, तो अगर मैं 5 पेन ख़रीदूँगा तो 50 रुपये दूंगा,
10 पेन खरीदूंगा तो 100 रुपये दूंगा। मीन्स क्या होगा, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ़ आइटम बढ़ाऊंगा उनका जो पेमेंट करना पड़ेगा, जो पे होगा वो भी तो बढ़ता चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। तो जब हमने एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ गया। नंबर ऑफ़ पेन मैंने ज़्यादा खरीदे तो मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़े। तो इसी तरह से जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो उनके प्रोडक्ट मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा दोनों के मास का, यानी दोनों के मास जितने ज़्यादा होंगे उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा टर्म है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो इनवर्सली है इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी घट जाती है ना। जैसे सपोज करो, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि भाई एक मकान बनाने के लिए 10 मजदूर लगाए, और वो जो 10 मजदूर लगाए उन्होंने उस मकान को बनाया 1 महीने में। तो अगर मुझे वो मकान कम दिन में बनाना है तो नंबर ऑफ़ जो वर्कर्स है बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 20 मजदूर लगा दिए। तो हो सकता है वो मकान 20 दिन में तैयार हो जाए, 15 दिन में ही तैयार हो जाए, यानी टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ा दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, टाइम मेरा घट जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है। अब जैसे सपोज करो मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, तो कोई डिस्टेंस है जो मुझे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ, तो मुझे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लो मैंने 1 घंटे में पूरा कर दिया। तो अगर मैंने स्पीड को 80 कर दिया तो वही डिस्टेंस अब मैं कम टाइम में पूरा कर लूँगा। तो अगर मैं डिस्टेंस स्पीड बढ़ा देता हूँ तो मुझे वो डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कम लगाना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यही है हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। 2 टर्म यूज़ हो रहे हैं तो जान लेते हैं। हमने 2 ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास m1 और m2 है, दोनों से d एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2, यानी इनके मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि जैसे जैसे इन ऑब्जेक्ट का, यानी इन दोनों का मास, दोनों में से किसी एक का मास बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इनके मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और इनके बीच की डिस्टेंस यानी डी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ इनवर्सली, इधर सिंबल दोनों का सेम है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सीधे लिखते हैं, इनवर्सली में 1 करके रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। तो ये बताता है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा यानी कि ऑब्जेक्ट को दूर दूर ले जाऊंगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स घटता जाएगा। थ्योरेटिकली भी हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली भी ये हो रहा है कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स है, पास रखेंगे तो ज़्यादा लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स है, दूर ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स घट जाता है और मासेस का प्रोडक्ट बढ़ने पर फोर्स बढ़ जाता है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इन दोनों लॉ को जब कंबाइंड किया गया तो इसको डायरेक्टली लिखा, इसको डिवाइड में लिख दिया क्योंकि इनवर्सली है। अब ये इसको कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे ही में साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं हम। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट जी यूज़ कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जी। जी क्या है? जी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी जी को कहते हैं, क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो ये है 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट हो जाती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एंड दिस वैल्यू यू शुड कीप इट इन योर माइंड बिकॉज दिस वैल्यू डजंट चेंज एनीवेयर इन द यूनिवर्स। ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। द वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी तुम्हें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है, किसी भी प्लेनेट के लिए, किसी भी सैटेलाइट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जी की वैल्यू में तुम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जी की वैल्यू यही रहेगी। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला बन जाता है मुझे किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने के लिए। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स जो करने हैं हमें इस फॉर्मूले से करने हैं। दिस इज द फोर्स, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? तो कहने का मतलब है किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट जिनके मास m1 m2 हैं उनके बीच का डिस्टेंस d है, लगने वाला फोर्स इस फॉर्मूले की हेल्प से दिया जाएगा, जहाँ g हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको तुम रट लोगे, क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा होगा तब भी ये वाली वैल्यू तुम्हें यूज़ करनी है। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स
हमारे पास, हमारे साथ, हमारे ऊपर हमेशा लगता रहता है, हमेशा हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए। तो देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स डबल्ड विदाउट चेंजिंग देयर मासेस फाइंड न्यू फोर्स बिटवीन देम। अगर हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया और उनके मास पे कोई फ़र्क नहीं किया है, तब नया फोर्स कितना होगा। ये इन्हें कहते हैं हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे ना मास दे रखा है ना डिस्टेंस दे रखी है, सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है कि डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है या हाफ किया जा रहा है या 1/3 किया जा रहा है, जैसा भी क्वेश्चन में होगा। तो देखो भाई, एफ जो है वो इनिशियल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जिनका मास m1 और m2 हमने माना हुआ है। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, जनरली मैंने कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान ली, दो ऑब्जेक्ट मैंने रख लिए और दो ऑब्जेक्ट के बीच का मैंने डिस्टेंस भी ले लिया, ये मैंने कंसीडर कर लिया ऐसे ही m1 और m2 इनका। तो अब इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इस फॉर्मूले से दिया जाना है। अब हमने क्या किया है, न्यू डिस्टेंस जो है उसे डी डैश मान लिया, 2d कर दिया। क्या मान लिया, उसे डबल कर दिया, यानी भाई इनिशियल डिस्टेंस क्या है d, तो नई डिस्टेंस को मैंने डी डैश मान लिया, जो कितना हो जाएगा 2d हो गया। तो अब नया फोर्स हमने एफ डैश से रिप्रेजेंट कर लिया। देखिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, सिर्फ सिंबल चेंज कर दूंगा। तो ये Gm1m2, भाई m1 m2 नहीं चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं विदाउट चेंजिंग देयर मासेस, मासेस चेंज नहीं किया तो m1 m2 रहेगा। अपॉन डिवाइड डिस्टेंस d की जगह मैंने d डैश लिख दिया, d डैश स्क्वायर, d डैश माना था। अब यहाँ देखें अगले स्टेप में देखें, एफ डैश इक्वल टू Gm1m2, इसी का d डैश जो है वो पुरानी डिस्टेंस का डबल है, तो इसको मैंने 2d होल स्क्वायर लिख दिया। इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो 4d स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो अब देखो यहाँ से Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये तो पहली वाली वैल्यू आ रही है ना फोर्स की, तो ये फोर्स 1/4 मैंने अलग करके Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, इसको मैंने फोर्स लिख दिया। तो एफ डैश हो गया 1/4f। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ मास को बिना चेंज किए, तो फोर्स जो होगा 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल फोर्स से। तो जो फोर्स इनके बीच पहले लग रहा था, अब नया लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ठीक, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज हाफ विदाउट चेंजिंग देयर मासेस। ठीक है, ये बात अगर नहीं कही है तो रखेंगे, देन व्हाट विल बी न्यू फोर्स बिटवीन देम। अगर इनके बीच की डिस्टेंस को मैं हाफ कर देता हूँ, पहले क्या किया डबल किया, अब क्या किया हाफ किया, तब इनके बीच लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखो फिर से वही फोर्स हमने क्या ले लिया, Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर ले लिया, डी स्क्वायर ले लिया। इसका मतलब क्या है, नया डिस्टेंस मेरा डी डैश मैंने मान लिया dy2। ठीक है, नया डिस्टेंस क्या मान लिया, dy2 मान लिया मैंने। अब नया डिस्टेंस इसमें लगा दिया, तो ये नया फोर्स एफ डैश Gm1m2 ही रहा, डिवाइडेड बाई डी की जगह dy2 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा d²/4 और ये 4 ऊपर जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये वैल्यू है ओरिजिनल फोर्स की। तो एफ डैश इक्वल टू 4 इंटू एफ, तो ये क्या हो गया मेरे पास 4 हो गया, तो एफ डैश इक्वल टू 4f हो गया। तो कह सकते हैं हम कि जब हम उनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप इतना ही समझेंगे, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और सेंड करूंगा, उन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।